कल बेटा हमने टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखा था। तो जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी ए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट DAMP या DGMP DCMP and DTMP। ठीक है, इन आरएनए में बेटा क्या होता है, AMP अगर लिखा हो केवल तो आप समझ लो कि उसमें डीऑक्सी रिबोज नहीं है, उसमें केवल रिबोज शुगर है। अगर केवल AMP लिखा हो तो, या GMP या CMP। TMP होता है क्या? नहीं, क्या होगा? UMP। तो हाँ देखो, DUMP ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। या केवल TMP लिखा हो, ये नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? अगर इन दोनों आप लोगों ने कहीं लिखा तो वो गलत हो जाएगा बेटे। क्लियर हो गई बात? हाँ। अब बैकबोन ऑफ डीएनए, कल का रिवाइज कर रहे हैं अभी तो हम। बैकबोन ऑफ डीएनए किसको बोलते हैं बेटा? सुगर प्लस फास्फोरिक एसिड, सुपरिटेंडेंट याद रखना, S and P। नाइट्रोजनस बेसेस को निकाल दे बेटा तो वो होता है बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक बात है। अब चलते हैं बेटा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसका डेरिवेशन किसने किया और कैसे किया। तो 2-3 लोगों का नाम इसमें आता है बेटा, और पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पहला आता है बेटा डीएनए क्रिस्टलोग्राफी, या सॉरी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। बेटा इसमें नाम 2 लोगों का सबसे पहले आता है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये बेटा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इनकी डेथ हो गई थी, है ना। फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनको नोबेल बाद में नहीं मिल पाया, क्योंकि नोबेल प्राइज केवल किसको दिया जाता है बेटा? किसको दिया जाता है? जो लोग जिंदा हैं उन्हीं को दिया जाता है ना। तो इनका फ्रैंकलिन के लिए लिख रहा हूं, फ्रैंकलिन के लिए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इनकी डेथ हो गई। सो डू नॉट हैव नोबेल प्राइज।
ठीक है, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। फिर किसको मिल पाया बेटा? विल्किंस, और इसके पहले जो दो नाम हमने लिया था वो किसका किसका जो डबल हेलिकल मॉडल बनाया था, वॉटसन एंड क्रिक, विल्किंस एंड वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। तो नोबेल प्राइज बेटा किसको किसको दिया गया था? किसको किसको दिया गया था? विल्किंस वॉटसन एंड क्रिक, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया था डीएनए का स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, दे ऑब्टेन, दे मतलब विल्किंस वॉटसन एंड क्रिक की बात कर रहे हैं हम। दे ऑब्टेन वेरी फाइन एक्स-रे diffraction. They obtain very fine X-ray diffraction. Picture of DNA. It was suggested that structure of DNA was short helix. Here structure of DNA was sort of helix with 3.4 angstrom periodicity, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि इसमें इरविन सरगैप्स का क्या रोल था, है ना। तो आप सेकेंड लिखिए, तो पहला था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सेकेंड वन इज इरविन सरगैप्स, कुछ लोग बोलते हैं या सरगैप्स बोलते हैं, सरगैप्स रूल्स, है ना। he proposed सरगैप्स रूल, किसने? इरविन सरगैप्स ने। पहला रूल है बेटा, लिखो, जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने बताया था प्यूरिन फाउंड इन डीएनए, पहला लिखो फर्स्ट वन, प्यूरिन फाउंड इन डीएनए आर एडेनिन एंड ग्वानिन, प्यूरिन फाउंड इन डीएनए आर adenine and guanine, and pyrimidine found in DNA are thymine and cytosine. पहला रूल लिख लिया। तो सेकेंड बोलो, सेकेंड रूल, अच्छा लिख लो, प्यूरिन फाउंड इन DNA are adenine and guanine, and pyrimidine found in DNA are thymine and cytosine, वेरी सिंपल, जो आप पहले से जानते हो, ठीक। नेक्स्ट लिखो प्यूरिन एंड, नेक्स्ट रूल, ये तो पहला रूल था। सेकेंड लिखो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन अकर इन इक्वल अमाउंट,
purine and pyrimidine occur in equal amount. It means what? प्यूरिन क्या क्या होते हैं बेटा? A plus G is equal to P plus C. मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। जितना बेटा प्यूरिन होगा किसी डीएनए सैंपल में उतना ही क्या होगा? पायरिमिडीन होगा। जितना प्यूरिन उतना ही पायरिमिडीन। ये बात आपको समझ में आती है? ये ओके है ना? ये लाइन ओके है? नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कैसे। सेकेंड रूल ओके है? ठीक है बेटा, ठीक है। थर्ड रूल लिखिए। थर्ड रूल, मोलर अमाउंट ऑफ adenine is always equal to molar amount of adenine is always equal to molar amount of thymine and molar amount of guanine is always equal to molar amount of cytosine. ठीक है बेटा, हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा A is equal to T and G is equal to C। तो हम लिख सकते हैं क्या? A divided by T is equal to 1 and G divided by C is equal to 1। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं बिल्कुल। फोर्थ रूल लिखिए। फोर्थ, sugar deoxyribose and phosphate occur in sugar deoxyribose and phosphate occur in equimolar proportion। क्यों बेटा? क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे फास्फोरिक एसिड होता है, तो जितने शुगर के मॉलिक्यूल किसी डीएनए सैंपल में होंगे उतने ही फास्फेट के भी मॉलिक्यूल होंगे, उतना ही फास्फोरस भी होगी, उतना ही। ठीक है। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है इस रूल का पार्ट, जो नेक्स्ट दो हम सर एक्स्ट्रा समझा रहा है। ओके सर, चलो बंद कर दीजिए। बच्चे परेशान। ठीक है बेटा, अब लिखो फिफ्थ लिखो A plus G divided by T plus C। A plus G divided by T plus C is equal to क्या होगा? मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? प्यूरिन है, और ये पूरा का पूरा क्या है? पायरिमिडीन है। तो ये क्या होगा बेटा? हम लोग दिख नहीं रहा है ना, तो इज इक्वल टू 1 होगा। A plus G is equal to A plus G divided by T plus C is equal to 1 होगा। this value is constant for every
स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज में बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो बेटा किसी भी स्पीसीज में बेटा ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल के लिए हम अभी हम लोग इसको डीएनए का कुछ सैंपल लेंगे, उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। पहले रूल्स लिखिए सारा, नेक्स्ट लिखो जो भी होगा नंबर, जो भी नंबर होगा फिफ्थ होगा, लिखिए फिफ्थ में या सिक्स जो भी हो, बेस रेशियो a प्लस टी, बेस रेशियो a प्लस टी याद रखना, मतलब a प्लस टी हम की बात कर रहे हैं, a प्लस जी नहीं, a प्लस टी डिवाइडेड बाई g प्लस c, डिवाइडेड बाई g प्लस c is specific for every species। ये बेटा a प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी की जो वैल्यू आती है वो हर स्पीसीज में अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये दोनों को हम समझा दें आपको, जैसे ये कोई डीएनए सैंपल है बेटा, ये कोई डीएनए है, ठीक है, इसमें ये बेसेस हैं, ठीक है। मैं जो है आप कोई बच्चा लिखे क्या है, आप जो लोग बोलते जाओ तो वही मैं लिखता जाऊंगा, इसमें आप लोग जो बोलोगे वही मैं लिखूंगा, लिखते जाओ, मैं आपको कॉपी कर रहा हूं। बोलो मैं क्या लिखूं, मैं अपने मन से नहीं लिखूंगा। ए टी, चलो ए लिख दिया, टी लिख दिया, आगे बोलते चलो, बोलो बोलो बोलो, जी, और आगे बोलो बोलो, और लिखो लिखो लिखो, सी 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 लिख दिया, और चलो फिर सी लिख दिया, ए लिख दिया, टी लिख दिया, जी टी फिर लिख दिया, फिर डी लिख दिया, ए जी टी सी लिख दिया, चलो ए जी टी सी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, चल हो गया, कंप्लीट हो गया। चल ए टी सी, चलो कोई नहीं, अब तो लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए है, ये टी है, इसका उल्टा, इसका बेस पेयर्स क्या बनेंगे, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी यहाँ पे चलो एक ही लिख दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ए के सामने टी, फिर ए सी टी सी ए जी जी। अब देखो इसमें हम लोग काउंट करेंगे सारा कुछ, a प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। मान लो किसी स्पीसीज का है ये, तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो a देखते हैं कितना है, पहले a देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 a है, t कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। जी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, बाई चांस ये भी 7 हो गया यार, कैसे फिर से काउंट कर लेते हैं जी को, 1 लक्ष्य, किस्मत, सच में यार किस्मत है ये तो। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, वाह जी वाह, 7 ही हो गया यार। सी कितना है,
1 2 3 4 5 6 7। कमाल हो गया, देख लो, ये तो कमाल हो गया भाई। ऐसा चलो कोई नहीं, इसी से देख लेते हैं हम। इसमें तो दोनों की वैल्यू 1 आने वाली है बेटा। आप तो देखो क्या मैं बताऊं, a प्लस जी, चलो इसको a प्लस जी मतलब कि 7 प्लस 7 14 डिवाइडेड बाय 14 तो इक्वल टू 1 तो आ ही गया। ठीक है, अब ये भी 1 आ गया है, इसमें तो दोनों की वैल्यू 1 आ गई है। मैं क्या करता हूं, इसको कुछ मिटा देता हूं, यहाँ पे देख लो, इतना मिटा दिया मैंने, रैंडमली मैंने इतना मिटा दिया। अब इसमें देखते हैं क्या 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 है। ये देखो, एक 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 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है एक। ठीक कितना होगा, 5 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5। जी कितना है, 1 2 3, 3 है। सी कितना है, 1 2 3। अब इसमें देखो, वो तो बाई चांस ऐसा हो गया था बेटा, पहली बार में दोनों अपने बराबर आ गया था। इन दोनों को देखो, a प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, इसमें 1 आना चाहिए। a प्लस जी मतलब 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई टी प्लस सी 5 प्लस 3 8 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसको तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब ये वैल्यू हर स्पीशीज में अलग अलग आती है। a प्लस टी देखो, तो a प्लस टी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई जी प्लस सी 3 प्लस 3। तो ये आ गया बेटा 10 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 में 2 सॉरी, तो 5/3। तो 5/3 को अगर हम पॉइंट्स में निकालेंगे बेटा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग जो आया है बेटा, ये जिसका भी है ये उस स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। और ये जो वैल्यू मैंने निकाला है ना, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए की बात कर रहा हूं विद इन अ सेल जितने भी मतलब एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा, टोटल की बात करते हैं, तो ये वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, तो a प्लस टी डिवाइडेड बाय जी प्लस सी स्पेसिफिक होता है बेटा हर स्पीशीज के लिए अलग अलग। अब स्टार लगाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यहाँ पे इट इज लेस देन 1 इन प्रोकैरियोट, इट इज लेस देन 1 in prokaryote and greater than 1 in eukaryote, greater than 1 is eukaryote। बेटा यूकैरियोट में ये 1 से ज्यादा आता है, प्रोकैरियोट में 1 से कम आता है। ठीक है, ई कोलाई के लिए जो ये वैल्यू है, एग्जांपल प्रोकैरियोट का मैं दे दूं आपको, फॉर ई कोलाई ये जो वैल्यू है बेटा 0.92 होता है, 0.92 वैल्यू है बेटा ई कोलाई के लिए। और यही जो है यूकैरियोटिक लाइक ह्यूमन के लिए जो वैल्यू है 1 से ज्यादा आएगी, 1.52 होता है फॉर ह्यूमन। ये वैल्यू होती है 1.52 वैल्यू होती है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चे? ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नोट करो, नोट लिखो या क्वेश्चन लिखो। एक चीज और है कि एडेनिन और थाइमिन का रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो
ऑलवेज 1:1 होता है। जितना गुआनिन होगा उतना साइटोसिन होगा, जितना थाइमिन होगा उतना ही एडेनिन भी होगा डीएनए सैंपल में, ये आप जानते हो। अब मान लो बेटा किसी डीएनए सैंपल में अगर इफ a इज इक्वल टू 10 है, मान लो a इज इक्वल टू 10 है, तो t इज इक्वल टू भी 10 होगा, ठीक बात है। और अगर मान लो इफ g इज इक्वल टू 30 तो c इज इक्वल टू भी 30 होगा। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, कई बार हमने बता दिया है आपको। अब इससे भी एक सॉल्व करके हम देख लेते हैं। किसी दिए गए सैंपल में ये ऐसा है, मान लो तो a प्लस टी डिवाइडेड बाई g प्लस सी, ठीक है। तो इसमें कितना हम लिख देंगे बेटा, a कितना है 10 प्लस t 10 है डिवाइडेड बाई 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 60। ये कट गया, कितना आ गया 1/3। 1/3 मतलब 1:3 ऐसा आ रहा है। ये पार्टिकुलर 1:रेशियो तो नहीं, मतलब डिवाइड करेंगे तो आप ये बता सकते हो कि ये प्रोकैरियोट का डीएनए होगा या यूकैरियोट का, तो आंसर आएगा प्रोकैरियोट का, क्योंकि लेस देन 1 वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी बेटा। दूसरी चीज है कि अगर इसी को हम देखें दूसरे तरीके से, मतलब a प्लस जी डिवाइडेड बाई t प्लस सी, ऐसा देखें तो हो जाएगा ये a प्लस जी मतलब 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाई t प्लस सी मतलब 10 प्लस 30, तो ये 1 आ जाएगा। ये हर स्पीशीज के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि किसी भी डीएनए सैंपल में डीएनए सैंपल है डीएनए सैंपल विच है which have 10% adenine is equal to 10%, ठीक है। तो आपको गुआनिन का परसेंटेज बताना है, गुआनिन का परसेंटेज बताना है, थाइमिन का परसेंटेज बताना है बेटा, एंड साइटोसिन का परसेंटेज बताना है। परसेंटेज में क्वेश्चन है ये, आप बताओ गुआनिन कितना 10% गुआनिन, गलत हो गया जवाब, नहीं फिर से लिखो, उसके पहले लिखो, परसेंटेज मत लिखो, उसके पहले लिखो कि क्या है, आप जी या टी या सी क्या है, सी लिख के परसेंटेज लिखो। 40 गुआनिन मतलब 40% गुआनिन आपने बताया, किसी ने टी 10%, ये 40% और टी को 10% बताया आपने, सी 40%। अब देखो टोटल 100%, ए इज इक्वल टू क्या होता है टी, तो टी हो गया 10%, सही बात है। अब 100 में से 20 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 80। अब 80 का आधा क्या होगा, ये 40 और ये 40, बिल्कुल सही जवाब आपको दिए जाते हैं। चलो देखो अपना स्कूल कर देंगे, ठीक है। अच्छा बढ़िया, आप लोग अच्छा कर रहे हो। अगर मान लो एक डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल में बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन को उलट देंगे, लिखो हम बोले इफ 95 बेस पेयर्स इन, लिखो क्वेश्चन लिखो, इफ 95 बेस पेयर्स 95 बेस पेयर्स in dsDNA and A is equal to 35, A is equal to 35, ठीक है।
देन G इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है। बताओ G कितना होगा? गलत जवाब। लक्ष्य शर्मा सही जवाब। वाह, लक्ष्य ने सही बताया भाई, 60। बहुत फास्ट किया इस बच्चे ने। वाह रे बेटा वाह, तो सामने होता तो मैं रिपीट था दबाना को। ठीक है, लक्ष्य कैसे होगा भाई? 60 कैसे होगा? 95 देखो 95 बेस पेयर्स है ना, 95 बेस पेयर्स हैं। हाँ, और डीएस डीएनए है तो, अरे कैन नॉट से क्या लिख रहे हो? तो टोटल टोटल, हाँ गौतम, न्यूक्लियोटाइड, बहुत बढ़िया। टोटल न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 95 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 190। तो 190 न्यूक्लियोटाइड हो गए बेटा टोटल, समझ रहे हो? 190 न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो अब A इज इक्वल टू कितना है? 35। तो T इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो G प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? G प्लस C इज इक्वल टू 195 माइनस 35 प्लस 35 मतलब 70। ठीक है, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो G और G का आ जाएगा या C का आ जाएगा। ठीक है, 120 आएगा, कितना आएगा? 195 माइनस 70, 120 कैसे आएगा यार? अरे 195 नहीं है यार, 190 है, तो 120 आ जाएगा। 120 में से 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा? सर बेस पेयर्स में ही सॉल्व करते हैं, दिया रहता है बेटा कि बेस पेयर्स है या बेसेस हैं, ऐसे लिखा रहता है। बेसेस, इतना बेसेस हैं या बेस पेयर्स हैं, वो थोड़ा सा ट्रिक होता है उस क्वेश्चन में। आप ध्यान से पढ़ोगे तो बड़े आराम से उसका आंसर दे सकते हो। एनएसएस डीएनए है, एसएस आरएनए है, सैंपल में लिखा रहता है, साफ साफ लिखा रहता है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर परसेंटेज के में पूछते हैं अगर वो, तो चलो लिखो, एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। लिखो, इफ डीएनए सैंपल है, if DNA sample having 95 base pairs, BP 95 base pairs, and percentage of adenine A is equal to, percentage of A is equal to 35%। अब इसी का हमने 35% लिख दिया है, बेस पेयर्स उतने ही हैं, इसको हमने 35% लिख दिया कि ए क्या कितना है? 35%। what will be the percentage of, what will be the percentage of guanine? जी बताओ, जी का परसेंटेज बताओ। लक्ष्य शर्मा मारेंगे बेटा, आराम से करो, आराम से करो बेटा, इतनी में क्या जल्दी। अब जी का परसेंटेज बता बेटे। हाँ 15%, बिल्कुल सही बात है। पहले भी ये लिखा था क्या तुमने? पहले भी ये लिखा था, पहले भी ये लिखा था। हाँ मैं बोल गया, ठीक है 15%, 15% होगा बेटा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, गुआनिन कितने होंगे? डीजीएमपी कितना होगा इसमें? डीजीएमपी कितना होगा? डीजीएमपी कितना होगा इसमें? डीजीएमपी 30 होगा, मुझे तो नहीं लगता यार।
डी जी एम पी 30 होगा। सब लोग निकालो फटाफट। 15% है ना जी, जी 15% है ना, तो 190 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, निकाल लो कितना होगा, जो भी होगा छोड़ो। हाँ 29 के आसपास आएगा, बिल्कुल सही है 28.5, आंसर होगा 28.5। वैसे एक्चुअली आप हाफ न्यूक्लियोटाइड तो होता नहीं है कहीं, लेकिन आप आंसर में ये लिख सकते हो कि आंसर यही आएगा। सर 30 बोला था राउंड ऑफ, अच्छा वाह, तब तो ठीक है भाई। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व इसी तरह से किया जाता है, फटाफट निकाल के उसके आसपास जो होता है वो देख के हम आंसर दे देते हैं, एक जगह पे निकालने की जरूरत क्या है। ठीक है बेटा, अब ये पूरी बात हो गई। अब चलते हैं डीएनए की जन्म कुंडली और निकालेंगे अच्छी तरह से। क्या, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, क्या दिया था बेटा इन्होंने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था। कब, इन फरवरी 28 को पब्लिश किया था, 1953 को। वैसे ईयर याद नहीं करना है आपको, कोई बात नहीं। और इन्होंने जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्चुअल में बताया था वो बी डीएनए के बारे में बताया था। बी डीएनए, बीटा डीएनए नहीं है, ये बी डीएनए है। अब बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, ये क्या होता है अभी डीएनए पढ़ने के बाद में, ठीक है, डीएनए पढ़ने के बाद होगी। अब बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो बी डीएनए के बारे में इन्होंने बताया था, एक्चुअली ये राइट हैंडेड था बेटा, राइट हैंडेड इसकी क्वाइलिंग थी। राइट हैंडेड क्वाइलिंग का मतलब होता है बेटा कि ये जो मान लो डीएनए है ऐसे, ये बेस पेयर्स हैं ऐसे, तो इसकी क्वाइलिंग जो है बेटा वो राइट साइड को है ऐसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड क्वाइलिंग। और यही क्या था बेटा, बी डीएनए, मतलब इस तरह का, समझ रहे हो। अब चलो इसी को अच्छी तरह से बनाते हैं और इसकी सारा प्रॉपर्टी और देखने की कोशिश करेंगे आज। अभी मिटा देता हूं इसको, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है, राइट हैंडेड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो बेटा, एक्चुअल में ये जो हमने थ्रेड बनाया है, ये थ्रेड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का बेटा पॉलीमर है। ये दो है ना। अगर मान लेते हैं कि ये बेटा थर्ड डैश प्राइम है तो ये 5 डैश प्राइम होगा, और ये थर्ड है अगर, तो इसका ये जो है ये 5 डैश प्राइम होगा, और ये थर्ड 3 डैश प्राइम होगा। इसमें इस हेलिक्स में बेटा दो तरह के ग्रुप आपको नजर आते हैं। एक इधर से देखो, एक यहाँ ऐसे मेजर ग्रुप, अगर इसको यहां से ऐसे हम लाइन एक ड्रॉ करें तो क्या है कि यहाँ पर ये मेजर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है,
मेजर ग्रुप है बेटा ये, और ये क्या है, माइनर ग्रुप है, माइनर ग्रुप है ये। तो एक मेजर ग्रुप, एक माइनर ग्रुप, एक मेजर एक माइनर ग्रुप ऐसे चलता रहता है। और ये जो डायमीटर है, एक्चुअल में डायमीटर जो होती है, डायमीटर जो होता है बेटा, इसका जो थिकनेस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होती है। ये डायमीटर है बेटा। डायमीटर कितना है डीएनए का, कितना होता है मैंने बताया, 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर और 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे भी एक मेजर ग्रुप बनेगा बेटा, यहाँ पे मेजर ग्रुप होगा। तो स्पेस बिटवीन टू मेजर ग्रुप, टू मेजर ग्रुप, ये क्या हो गया बेटा, 1 हेलिक्स, 1 हेलिक्स और 1 टर्न, मतलब एक चक्कर, है ना, ऐसा 1 हेलिक्स और 1 टर्न। इसकी लेंथ होती है बेटा 1, देखो स्पेस बिटवीन 2 माइनर ग्रुप कंसीडर करें या स्पेस बिटवीन, लेंथ बिटवीन 2 मेजर ग्रुप, इक्वल आएगा। 2 मेजर ग्रुप के बीच का स्पेस बेटा या 2 माइनर ग्रुप के बीच का स्पेस, दोनों इक्वल आएगा। और ये जो होता है बेटा, पूरा एक हेलिक्स होता है, मतलब कि 360 डिग्री रोटेशन वो कंप्लीट हो जाता है, 360 डिग्री बिटवीन 2 मेजर ग्रुप और 2 माइनर ग्रुप, ठीक है। और इसकी लेंथ होती है बेटा, इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं बेटा, बिटवीन 1 हेलिक्स, 1 2 3 4, 1 2 2 3 4, तो ये 8 तो मैंने दिखा दिया है बेटा। 2 इस हेलिक्स, इस टर्निंग के पीछे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड का क्या हम बेस पेयर बोले हैं तो ज्यादा सही होगा। कितने बेस पेयर्स होते हैं इन 1 हेलिक्स, 10 बेस पेयर्स होते हैं। बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं। बी डीएनए में कितने होते हैं बेटा, 10 बेस पेयर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 34 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा आंसर। स्पेस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड और 2 बेस पेयर्स, ठीक है। तो इसको हम लिखे बेटा, इसको स्पेस या डिस्टेंस बिटवीन 2 base pairs is 10 divided by 34 is equal to 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना आया, 3.4 एंगस्ट्रॉम। बेटा स्क्रीन बंद हो गई, ठीक है। अभी जो मेन चीज हमें बतानी थी, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड है बेटा, इनके बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको। अब ये जो हेलिक्स की फॉर्मेशन होती है वो होती क्यों है, डीएनए जो है ऐसे क्वाइल्ड क्यों हो जाता है बेटा, ऐसे हेलिक्स क्यों बन जाता है, देखो ध्यान से। ये मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड लिए हैं, ये बेस पेयर्स हैं, देखो समझो। एक इधर न्यूक्लियोटाइड है और एक इधर न्यूक्लियोटाइड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा। आप जानते हो ऐसे ऐसे जो मैंने दिखाया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये क्या है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। देखो ध्यान से देखते रहोगे तो, ये देखो, ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है।
अब क्या होता है इसमें, रोटेशन होता है बेटा, ऐसे ये देखो, इनके दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे देख रहे हो, दो न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हो, ये देख रहे हो, इनके बीच में देखो एंगल देख रहे हो, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल, मेरा थंब देखो, अंगूठा देखो मेरा, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल बन रहा है बेटा बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। और इधर देखो, इधर से दोनों न्यूक्लियोटाइड दूर दूर है, देख लो ये दूर दूर है न्यूक्लियोटाइड, बट ऐसे देखोगे आप तो इनके और इनके बीच में बेटा एंगल बन रहा है। लक्ष्य बताना बेटा, इनके बीच में कितना एंगल होगा, एंगल बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। अरे वाह रे बेटा वाह, गौतम शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, सारे लोग बता दिए, 36 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरा जो है 360 डिग्री होता है, और वन टर्म में बेटा 10 है, ठीक है ना, 10 है, 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो बिल्कुल, तो 360 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि वन हेलिक्स है ना, तो हो जाएगा 30 कितना 36 डिग्री। तो एंगल बिटवीन, यहां पे हम लिखें एंगल बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 36 डिग्री। और यही बेटा जो 36 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, यही है दिस कॉज कॉइलिंग ऑफ डीएनए, दिस कॉज कॉइलिंग ऑफ डीएनए। ठीक बात है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब पिच ऑफ हेलिक्स, इसी को हम पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं, वन हेलिक्स या पिच ऑफ हेलिक्स, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा, अभी 5 मिनट का टाइम है, डीएनए के बारे में लिख देते हैं जो अभी अभी मैंने बताया है। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से बना लेना है, ठीक है ना। अब लिखो, नहीं बन पाएगा तो लेक्चर में भेजूंगा, उससे बना लेना, लिखो फटाफट। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू हेटेरोपॉलीन्यूक्लियोटाइड, चाहे लिख सकते हो, कंसिस्ट ऑफ टू हेटेरोपॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, heteropolynucleotide chain. Next point, both the polynucleotide chain runs anti-parallel. Both the polynucleotide chain runs anti-parallel. Anti-parallel का मतलब यहाँ पे है बेटा कि एक का 3' प्राइम है तो दूसरे का 5' प्राइम है, ठीक है। Both the polynucleotide chain runs anti-parallel to each other, anti-parallel to each other. Next one लिखो, both the polypeptide chains shows SHOWS, both the polypeptide chain shows complementary base pairing, complementary base pairing with each other. ये complementary है एक दूसरे के, complementary base pairing with each other. Next point, distance between two chain is 2 nanometer. Distance between two chain is 2 nanometer. Next point, the double chain of DNA is helically twisted. The double chain of DNA, the double chain of DNA is helically twisted or coiled, or coiled in a right-handed fashion, in a right-handed fashion. Next point, each turn of helix, each turn of double helix, each turn of double helix
डबल हेलिक्स और पिच ऑफ हेलिक्स is 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट पॉइंट, each turn roughly have 10 base pairs. Each turn roughly have 10 base pairs. यार साउंड शायद साफ नहीं सुनाई दे रहा होगा, मैंने ये तो लगा रखा है, इसका लगाया नहीं, अब और साफ सुनाई दे रहा होगा। चलो, each turn roughly have 10 base pair. That means the distance between two base pairs is 34 divided by 10 is equal to 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लान ऑफ द बेस पेयर stocks, STOCKS, stocks over the other in double helix, एक के ऊपर एक दिखते हैं हमें। This is addition to hydrogen bond. Confirm stability to the helical structure. अब एक चीज बताओ बेटा, जहां पे G और C होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए का वो पार्ट जहां पे G और C होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बिटवीन बेसेस ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है और एडेनिन और थायमाइन के बीच में बेटा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। समझ रहे हो? वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास पता नहीं कब होगी, टाइप ऑफ डीएनए, हेडिंग दे दो आप, टाइप ऑफ डीएनए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं।